हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है? तृप्ति मिक्सेस एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तृप्ति सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन को मिक्स कर रही है किसके साथ? ये हो गया सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन। इसको मिक्स कर रही है कॉपर क्लोराइड के साथ। किसके साथ कर रही है बेटे? कॉपर क्लोराइड। विल दिस लीड टू अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है कि क्या ये यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना बेटे। देखो क्या होगा कि जब ये रिएक्शन होगा, ये मान लेते हैं हमारे पास है सोडियम सल्फेट और इसमें हमने मिला दिया कॉपर क्लोराइड। तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, ऐसा बनेगा। और ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। कैसे क्या होता है? ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो वहां पे कोई भी पीपीटी नहीं बनेगा और हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे पीपीटी फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होता, तो हमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखने को मिलता इस रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या था? विल दिस लीड टू अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगा, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं शो कर पा रहा होगा या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना। चलो देखते हैं। यहाँ पे AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl और NaOH। H2O प्लस Cl2 गिव्स HCl और NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 और Cu NO3 whole twice gives CuO plus 4 NO2 और O2। ठीक है, चलो देखते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कैसी रिएक्शन है? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे जो टाइप गिवन है वो कौन सा गिवन है? वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा गिवन है बेटे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा? AgCl का पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, अगला है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिख रहा होगा कि दो चीजें कंबाइन करके क्या बना रहा है? एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है। अगला है NaOH प्लस H2O। ये NaOH क्या होता है बेटा? बेस। H2SO4 क्या होता है? एसिड। तो जब बेस एसिड के साथ मिलता है तब रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। कैसा रिएक्शन कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला है कि यहाँ पे देखो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट था जो कि सिंगल कंपाउंड था, और ये सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में टूटा हुआ है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है बेटा? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना, तो हमने कर लिया मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब रिएक्टेंट साइड के हर एक एटम और वही एटम जब प्रोडक्ट साइड में देखोगे ये इनके नंबर अगर इक्वल है तब हम इस रिएक्शन को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 प्लस O2 है गिवन, और इधर H2O बना है। तो अगर आप चेक करो तो यहाँ पे H कितना है? 2 है। यहाँ पे H कितना है? 2 है। O कितना है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे O कितना है? यहाँ पे O सिर्फ 1 है। तो ये अभी अनबैलेंस्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ तो अब देखो क्या होगा? H कितने हो चुके हैं? यहाँ पे H यहाँ पे 4 हो चुके हैं और यहाँ पे भी H कितना है? 4 है। O यहाँ पे कितना है? O यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी O कितने हैं? 2 है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें हर एक एटम रिएक्टेंट साइड में और वही एटम जब प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कि दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is respiration considered as exothermic reaction? देखो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाता है? अब जरा समझो इस चीज को, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। देखो जब हम रेस्पायर करते हैं, जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो ग्लूकोज का
ठीक है, ये ग्लूकोज ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देती है। क्या कर देती है बेटे? ऑक्सीडेशन कर देती है और बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट। क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट को बनाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अभी, अच्छा ये बैलेंस नहीं कर रखी है, आप बैलेंस कर लीजिएगा वैसे इस रिएक्शन को। ऐसा कुछ है नहीं तो बैलेंस कर ही देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ, कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन यहाँ कितने थे? 18 थे, तो यहाँ पे भी हो गया 12 18। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये था ग्लूकोज। ठीक है, तो जब हम रेस्पायर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, और ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का क्या कर दे रहा है बेटे? ऑक्सीडेशन कर दे रहा है। इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन? ऑक्सीजन। अब जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और साथ ही साथ में हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, और हीट जब इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक। तो ये जो है रिएक्शन रेस्पिरेशन, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यही जो हीट है वही किसके लिए काम है? मतलब यही जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो किस काम आ रही है? जो हम अपने जो डेली वर्क्स जो करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके लिए हमें इस हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलो अगला क्वेश्चन है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो Al प्लस CuCl2 गिवन है और गिव्स AlCl3 प्लस Cu। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो पहले चेक करते हैं। तो देखो, जब कभी भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करो? पहले हमेशा चेक करो कि भैया आपके पास जो भी एलिमेंट है वो इक्वल है कि नहीं है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। आप डायरेक्ट बैलेंस करना स्टार्ट मत कर देना। बहुत बार बच्चे क्या होता है कि रिएक्शन बैलेंस्ड रहती है लेकिन तब भी उसको जबरदस्ती बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे Al कितना है? 1 है। यहाँ पे Al कितना है? 1 है। यहाँ पे Cu कितना है? Cu 1 है, Cu 1 है। यहाँ पे Cl कितना है? Cl3 है, Cl3 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसके लिए हम अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं। बैलेंसिंग के लिए अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं। एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मेथड भी होता है। तो मैं कोफिशिएंट मेथड को यूज कर लेता हूँ, आप हिट एंड ट्रायल को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A, और यहाँ पे लिख लेता हूँ B, यहाँ पे लिख लेता हूँ C, और यहाँ पे लिख लेता हूँ D। ठीक है, तो मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल से स्टार्ट करेंगे। एल रिएक्टेंट साइड में कितना है? ए है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है बेटे? सी है। ठीक है, तो ए और सी की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। अच्छा, अगला है सी यू। सी यू रिएक्टेंट साइड में कितना है? बी है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है बेटे? प्रोडक्ट साइड में डी है। ठीक है, तो बी और डी की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। अच्छा, सीएल, सीएल रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2b है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है? 3c है, 3c है। ठीक है, तो यहां से अगर b की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आएगा? 3/2c। कितना आएगा? 3/2c। एक मिनट, यहां से c की वैल्यू निकालते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यहां से c की वैल्यू निकालते हैं, तो c की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? 2b/3। ये किसकी वैल्यू है? ये हमारी सी की वैल्यू। अच्छा, यही सी की वैल्यू है, और यही वैल्यू हो जाएगी किस चीज की? यही वैल्यू हो जाएगी आपकी डी की, भी यही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो डी की भी वैल्यू यही होगी। अगर हम बी को अगर हम 1 मान लेते हैं तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3, और डी की वैल्यू भी यही हो जाएगी, और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये गड़बड़ कर दिया। तो सी की वैल्यू 2/3 है, यही वैल्यू किसकी है? ए की वैल्यू भी यही है, और डी बी को हमने 1 माना था तो डी को भी क्या मानेंगे? डी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये हो गया। अब आपके पास जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी? यहां से टर्म्स चेंज कर देता हूं, मैं यहीं पे इसी वाले में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो ये ए बी सी डी की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलो रखते हैं। ए कितना है? ए है 2/3। ए कितना है? 2/3। बी कितना है? 1 है। सी कितना है? 2/3। और डी कितना है? D1 है। तो देखो अपॉन में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना,
तो ये थ्री फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन में हम जनरली मानते हैं कि ठीक है नहीं है रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 3 से 3 कैंसिल, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगी हमारे पास रिएक्शन 2Al प्लस 3CuCl2 प्लस 2 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu। जरा चेक करते हैं, यहाँ पे L कितना है 2, ठीक है, Cu कितना है यहाँ पे 3 है, 3 है, और Cl2 कितना है यहाँ पे देखो 6 है, और यहाँ पे भी देखो 6 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पे जो मैंने मेथड यूज किया ये कोफिशिएंट मेथड था बेटे। कौन सा मेथड था ये? कोफिशिएंट मेथड था यहाँ पे जो अभी हमने इस पे किया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेता हूं बैलेंस, ठीक है। जो ये अभी मेथड किया था, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये अभी हमने कोफिशिएंट मेथड किया था, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिंपली इक्वेशन बनानी, इक्वेशन को सॉल्व करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड में कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार इक्वेशन आसान भी हो जाती है, और कभी कभार हिट एंड ट्रायल मेथड को जब हम फॉलो करते हैं तो इक्वेशन डिफिकल्ट भी लग जाती है, और कभी कभार बनती भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपको जो मेथड आता है आप उस मेथड से बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जरा चेक करते हैं, FeSO4 गिव्स, अच्छा हीट मतलब इसको हीट किया गया तो Fe2O3 बना, और SO2 बना, और SO3 बना। जरा चेक करते हैं, Fe यहाँ पे कितना है, Fe यहाँ पे बेटे 1 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा, सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर इस साइड में 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 to 5, और 5 3 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देते हैं बाहर, यहाँ 2 लिख देते हैं। अब जैसे 2 लिखा तो अब जरा चेक करते हैं, Fe कितना हो गया, Fe यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी Fe 2 है। सल्फर यहाँ पे कितना है, देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये सल्फर यहाँ पे 2 हो गया, तो सल्फर यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 8 बन रहा है, और ऑक्सीजन इस साइड में भी 8 बन रहा है, तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो यहाँ पे जो मैंने मेथड यूज किया, ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया बेटे। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि आप नंबर लिखो और चेक करो, क्रॉस चेक करो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग तो आपको जैसा भी आता है, जिस भी मेथड से आता है, आप वो मेथड प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है कि AgNO3 प्लस HCl गिव्स AgCl और NaNO3। जरा चेक करते हैं, Ag कितना है यहाँ पे, Ag है यहाँ पे 1, Ag यहाँ पे भी 1 है, N यहाँ पे कितना है, N यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी N 1 है, O यहाँ 3 है, O यहाँ 3 है, Na यहाँ 1 है, Na यहाँ 1 है, Cl यहाँ 1 है, Cl यहाँ 1 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस्ड है भाई, ठीक है। अगला इक्वेशन देखते हैं, Fe प्लस H2O क्या है हमारे पास, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अभी चेक करते हैं, तो यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे H कितना है 2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O कितना है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे मतलब यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो आप जैसा जिस मेथड से फॉलो करना चाह रहे हो, जो मेथड आप बनाना चाह रहे हो बना सकते हो। तो मैं इसको कोफिशिएंट से करके दिखा देता हूँ। क्या करना है, यहाँ पे A लिखा हमने, यहाँ हमने B लिखा, यहाँ पे हमने C लिखा, और यहाँ पे हम D लिख लेते हैं। हमें A और B C D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सभी एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे Fe कितना है, यहाँ पे A है, और इस साइड में कितना है 3C, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे H कितना है इस साइड में, H है इस साइड में 2B, और इधर है 2D, मतलब ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब B और D की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इक्वल आएगी। अच्छा, ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन इस साइड में कितना बेटा B है, और इधर कितना है 4C, कितना है 4C हो गया यहाँ पे ना, देखो, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, और एक ये बन गई। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे C की वैल्यू को 1 मान लेता हूँ। C की वैल्यू को 1 मानेंगे तो A की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से A की वैल्यू बनेगी 3, और B की वैल्यू यहाँ पे कितनी बनेगी, B की वैल्यू बनेगी यहाँ पे से 4, और D की वैल्यू भी कितनी बनेगी, D की वैल्यू भी 4 बन जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटे, Fe प्लस H2O गिव्स Fe2 प्लस Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे Fe के आगे कितना लिखा हुआ, चल कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा,
ठीक है, तो Fe के आगे A लिखा हुआ है, A कितना आ रहा है 3 आ रहा है, देखो A कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अच्छा B कितना आ रहा है, B आ रहा है 4 आ रहा है B, और C कितना आ रहा है, C आ रहा है आपका 1, और D कितना आ रहा है, D भी आ रहा है आपका 4। अब जरा क्रॉस चेक करते हैं, इनको क्रॉस चेक करते हैं तो कि इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई है। जब कभी भी आप बैलेंसिंग का क्वेश्चन करोगे बेटे तो क्रॉस चेक जरूर करना कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे Fe कितना है 3 है, ठीक है। H कितना यहाँ पे 8 है, H यहाँ पे 8 है, तो हाइड्रोजन के हिसाब से भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, और ऑक्सीजन तो देखो यहाँ पे भी 4 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। तो आप जिस मेथड को फॉलो कर सकते हैं आप उस मेथड को फॉलो करिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, yet water is a compound made up of hydrogen and oxygen is used to extinguish fire। कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। हाईली इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है कि जैसे फायर के कांटेक्ट में आता है तुरंत फायर कैच कर लेता है, और ऑक्सीजन सपोर्टर है। फायर का मतलब कंबशन का सपोर्टर है, इसका मतलब अगर आप कुछ चीज बर्न कर रहे हो तो उसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है क्या, वाटर है, और जो वाटर है उसको फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए भी काम आता है, मतलब फायर को बुझाने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम क्या, वाटर को। ऐसा क्यों, तो अब जरा ध्यान से सुनो। तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, क्या बनता है H2O। थोड़ा सा इसको बैलेंस करके लिख लेता हूं मैं, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब देखो ये क्या है बेटे, ये है रिएक्टेंट। ये क्या है बेटे, ये है रिएक्टेंट। और ये क्या बना है, ये है प्रोडक्ट आपका। क्या है ये है प्रोडक्ट। क्या ये प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं प्रोडक्ट बनाता है। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कैसी होती हैं बेटे, डिफरेंट होती हैं। जबकि ये है कि प्रोडक्ट में भी वही सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो रिएक्टेंट में, तब भी इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इस वजह से ये हाईली फ्लेमेबल होता है, ये सपोर्टर होता है कंबशन का, लेकिन इससे फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है बेटे, डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन इन इन एन एक्टिविटी which may suggest that a chemical reaction has taken place. Give an example in support your answer। देखो क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए कि कोई भी दो ऑब्जर्वेशंस बताने, तो आपको पता है कि भैया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि बता रहा है कि कैसे पता चलेगा कि कहीं पे रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं चेंज इन कलर। क्या है, चेंज इन कलर। अगर कहीं पे कलर का चेंज हो रहा होगा, अगर कहीं पे कलर में चेंज आ रहा होगा तो इसका मतलब रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो जो आपने प्रॉपर्टीज, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखी हैं वो लिख सकते हैं कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर चेंज इन स्टेट। क्या है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ गया, या फिर और क्या, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, या फिर एक लास्ट एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है। इनमें से अगर कुछ भी हो रहा है बेटे तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा होगा, और होगा रिएक्शन, ठीक है। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल, मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लो, तो लिख लेते हैं भैया कि हमारे पास क्या है, AgCl। इसको अगर हम हीट करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, सॉरी, अगर इसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो क्या बनता है, Ag बनता है और Cl2 बनता है, जो कि Cl2 क्या है, गैस है। और ये जो सिल्वर कलर किस चीज का, ग्रे कलर अपीयर होगा, तो ग्रे कलर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या बना है, सिल्वर बना है, ठीक है। तो आपके पास क्या था, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो क्या बना, सिल्वर बना और क्लोरीन गैस बना। तो आप इसमें एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो खाली आपको ये शो करना कि भैया गैस बन रही हो, ठीक है, या तो हीट इवॉल्व हो रहा हो, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप इनमें से, इन प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कह रहे हैं कि इनमें जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है इसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इनके केमिकल नेम्स लिखने हैं। तो ये क्या है, ये बेटा ये होता है नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, ये है बेटा नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये है नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। और ये है बेटा आपका वाटर। क्या ये, वाटर। ठीक है, तो इनके केमिकल नेम्स लिखने थे, लिख दिए हमने केमिकल नेम्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसके लिए हमें केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो बैलेंसिंग तो जैसे आप करना चाहेंगे कर लीजिए। ठीक है, तो लेकिन रिएक्शन लिख लेते हैं। कह रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड आपके पास, सिल्वर ब्रोमाइड ये किसके प्रेजेंस में आ रहा है, ये आ रहा है सनलाइट की, एक्सपोजर टू सनलाइट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में आ रहा है। तो क्या बना रहा है, सिल्वर बना रहा है और ब्रोमीन बना रहा है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख लेते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं, बैलेंस हो गया। अगला पार्ट क्या कह रहा है, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटे, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या बनाता है साथ में, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है NaOH, और साथ में हाइड्रोजन, और साथ में हीट भी इवॉल्व करता है वैसे। ठीक है, लिखा नहीं था लेकिन हमने लिख दिया। बैलेंस लिखना है तो अभी चेक करते हैं। Na यहाँ कितना है, Na यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो इसके आगे क्या लिखता हूँ मैं, इसके आगे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो Na कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे भी 2 लिख दिया, Na2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 करने के लिए यहाँ 2 लिख देते हैं, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहा है कि अ सब्सटेंस X is used for whitewashing. What is the substance X? ठीक है, कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस X है जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, और सब्सटेंस क्या है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बेटे, कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा था कि क्वेश्चन में कि एक सब्सटेंस है X जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जा रहा है, वो सब्सटेंस कौन सा है, तो वो सब्सटेंस होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा था इसमें ज्यादा, तो यहाँ पे तो सिंपल सा था। अगला है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मतलब कलर चेंज क्यों हो जाता है जब आयरन नेल को डिप करते हैं। तो देखो आयरन नेल Fe प्लस CuSO4, जैसे इसके साथ मिलाएंगे तो आयरन Fe को डिस्प्लेस कर देता है और इसकी Cu की जगह पे बैठ जाता है, और वो ठीक है, तो इस वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले ये था ब्लू कलर का, ब्लू कलर, अब यहाँ पे ब्लू कलर फेड होने लग गया। क्यों होने लग गया, क्योंकि यहाँ पे बन गया बेटे FeSO4 बन गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जिंक प्लेट वाज पुट इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कह रहे हैं कि एक जिंक प्लेट को किसको, एक जिंक की प्लेट को इस तरीके से कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा। ये जिंक प्लेट, ये जिंक, ठीक है, इसमें रखा, किस में रखा है, ये रखा हुआ है कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में रखा हुआ। ठीक है, सल्फेट केप्ट इन अ ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर में इट वाज फाउंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स फेड। कह रहे हैं कि ब्लू कलर फेड होने लग गया, एंड रेडिश ब्राउन कलर व्हाट डिपॉजिटेड ने वाज फॉर्म्ड ओवर द जिंक प्लेट। जो जिंक प्लेट है इसके सरफेस पे एक रेडिश ब्राउन कलर, किस तरीके का कलर, एक रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट होने लग गया इसके सरफेस पे। किसके सरफेस पे, जिंक के सरफेस पे रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट होने लग गया। ठीक है, when that zinc plate was taken out of the solution a number of holes were observed। कह रहे हैं कि जब जिंक प्लेट को बाहर निकाला तो इसके सरफेस पे ये पाया कि इसके सरफेस पे कुछ होल्स हो रखे हैं।
ठीक है, स्टेट द रीजन और राइट द केमिकल इक्वेशन, और रीजन बताना है, केमिकल इक्वेशन बताना। अब देखो क्या होगा, देखो जब हम जिंक को, जब बेटे हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखेंगे तो बनेगा क्या आपका, जिंक सल्फेट और कॉपर। अब क्या होगा कि जैसे ही इसको हम इसमें रखेंगे तो यहां से जो जिंक है वो निकल के जाने लगेगा, किसमें, ये निकल के जाने लगेगा सॉल्यूशन में जाने लगेगा, ये ठीक है, सॉल्यूशन में जाने लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो होल्स बने हुए हैं वो किस लिए, क्योंकि वहां का जो जिंक है वो कहाँ चला गया, वो सल्फेट के सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में चला गया, इस वजह से वहां पे होल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो होल्स बनने का कारण क्या था, होल्स बनने का कारण था कि भैया जो जिंक है वो उसने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर में, उसके सॉल्यूशन में जाके उसको डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए वहां पे होल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये बोल रहा था ना कि होल्स क्यों दिख रहे हैं, तो होल्स का कारण ये। अगर राइट द केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन ये, ठीक है। तो रीजन क्या था, रीजन था कि भैया कॉपर, उसने जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इस वजह से वहां पे होल्स बने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो क्या होता है। चलो, क्या था कि पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ मिलाया हमने लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब क्या होगा अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, नहीं सॉरी, पोटेशियम आयोडाइड के साथ किसको मिलाएंगे, लेड नाइट्रेट को मिलाते हैं, और बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, और राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है, तो देखो यहां पे था हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड और यह है लेड नाइट्रेट। तो जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं तो बनता है हमें हमारे पास क्या, PbI2 प्लस PbI2 पोटेशियम आयोडाइड प्लस KNO3। ठीक है, तो ये बन गया है क्या, पोटेशियम आयोडाइड बना, और ये सॉरी लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना। ठीक है, ये बनेगा सॉलिड फॉर्म में, इसका दिखाई देगा PPT। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहा था कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटे, किस टाइप की रिएक्शन है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, इसमें PPT बनेगा, किस टाइप का PPT, येलो PPT बनता है। कैसा PPT बनता है, येलो PPT बनता है। आगे क्या रहता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना था, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 मल्टीप्लाई करते हैं, और आई थिंक बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो क्या था कि जब हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड था, जब इसको हमने लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में मिलाया, क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे येलो PPT बनेगा, और वो येलो PPT एक्चुअली किसका होगा बेटे, वो होगा लेड आयोडाइड का PPT होगा। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो किस टाइप का रिएक्शन है, ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस तरीके का रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लिख लिया हमने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। कह रहा है कि कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, बट सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो क्या है कि हमारे पास है कॉपर,
और साथ में है सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन होता है और बनता है Ag, सिल्वर नाइट्रेट, और साथ में अब देखो क्या होता है कि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है बेटे? डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है क्या? कॉपर नाइट्रेट बना देता है। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव देन Ag। मतलब सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये Ag को डिस्प्लेस कर देता है। वहीं पे पूछ रहा है कि सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस, सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्योंकि भैया रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर कॉपर से नीचे आता है, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स नीचे आते हैं, जो मेटल्स नीचे आते हैं, वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, आपको थोड़ा सा नॉलेज रिएक्टिविटी सीरीज का होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। मतलब ये यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दे रखा है, बोल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसमें। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो क्या है, कह रहा है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों? ये मतलब जो ये यहाँ पे हो रहा है एंडोथर्मिक है। क्यों है? क्योंकि बेटे वो इसलिए है एंडोथर्मिक क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटे? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड। मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उन रिएक्शंस को क्या कहता है? एंडोथर्मिक। इस वजह से। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इस वजह से। अगला है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। किस तरीके की रिएक्शन होगी? ये होगी बेटे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या होगी? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगी यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम H2O के साथ क्या पास करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक। और डिकम्पोजिशन इसलिए क्योंकि वो टूट जा रहा है। द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव, हाउ इट्स प्रेजेंस टेस्टेड। कैसे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये टेस्ट ट्यूब है, जैसे किसमें है हाइड्रोजन? इसमें ना। ठीक है, इसको हम लेके जाएंगे, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसा लेके जाएंगे और इसके पास में फायर को लेके जाएंगे। तो अगर पॉपिंग साउंड आता है, कैसा आता? पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड आता है, इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो कैसा रिएक्शन है बेटे? वो है आपका, अगर पॉपिंग साउंड आ रहा है तो वो कैसा रिएक्शन है बेटे? वो मतलब वो जो आपके पास जो गैस प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन गैस है। अगला क्या रहा है? राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो देखो H2O था, इसके थ्रू हमने पास करवाई इलेक्ट्रिसिटी। क्या कराया? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, तो बनता है ये H2 और O2 में बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब क्या रहा है? वेदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, मतलब एनर्जी दी जा रही है। एब्जॉर्ब्ड इसलिए भी क्योंकि भैया यहाँ पे पहले बोल दिया था कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दी जाती है। ठीक है, ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आगे क्या रहा है? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें इक्वेशन लिखनी है जिनमें ये सारी चीजें क्या हो, ऑब्जर्व करी जाए, ये देखने को मिले हमें। पहला है चेंज इन कलर। तो पहला है चेंज इन कलर, मतलब हमें एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें कलर में चेंज आ रहा हो, जिसमें क्या आ रहा हो? कलर में चेंज आ रहा हो। अब देखो, मान लेते हैं हमारे पास Fe है, इसको हमने मिलाया CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ, तो बनता है क्या? FeSO4 और साथ में C। तो पहले ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब बाद में फेड होने लगता है, ब्लू कलर फेड्स, ब्लू कलर
फेड्स, क्या होने लगता है? फेड होने लगता है। तो ये नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। जिसमें क्या आ रहा हो? जिसमें टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। लिख लेते हैं। वैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं हम, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। तो साथ में हीट, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे बोल रहा था कि चेंज इन टेम्परेचर, ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। और साथ ही साथ में क्या हो रहा होता है बेटे? साथ ही साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। और एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब हीट अप हो रहा है। जो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो थोड़ा सा हीट अप रहेगा। और यहाँ पे यही बताना था कि इस रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर भी आ रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। वैसे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का अभी जस्ट इससे पहले वाले मतलब एक दो पीछे पार्ट वाले में भी किया था हमने। क्या था हमारे पास कि पोटेशियम आयोडाइड था। इसको हमने मिलाया किसके साथ? लेड नाइट्रेट के साथ। किसके साथ मिलाया? लेड नाइट्रेट के साथ। तो बनना था क्या? पोटेशियम आयोडाइड बना था, नहीं सॉरी, लेड आयोडाइड बना था। क्या बना था? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बना था और साथ ही साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बना था। और ये जो लेड आयोडाइड था ये क्या था? येलो पीपीटी था। क्या था बेटे? ये येलो पीपीटी के फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगला है व्हाट इज मिंट बाय स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? यूजिंग अ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन, देखो क्या होता है स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन? जिसमें आपके पास कोई रिएक्शन गिवन हो और खाली उनके या तो एटम्स लिखे हो या फिर गैसियस फॉर्म में जो उनके मॉलिक्यूल्स लिखे हो, लेकिन बैलेंस्ड ना हो। जैसे यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखी, जैसे एक और भी लिख लेते हैं, तो H2 प्लस N2 गिव्स NH3। तो ये कैसी रिएक्शन है बेटे? ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। कैसी है? स्केलेटल। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द केमिकल इन्वॉल्व्ड। क्या लिखेंगे हम? इट रिप्रेजेंट द केमिकल इन्वॉल्व्ड एंड इट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर लिखा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिफरेंशिएट, तो ये हमारे पास क्या है? ये स्केलेटल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस लिखना है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ बैलेंस्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो ये स्केलेटल है, ये कैसा है, और ये बैलेंस्ड है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? कह रहा है कि इनमें से कौन कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हमारे पास कुछ रिएक्शंस गिवन है, बोल रहा है कि कौन कौन से एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी देनी पड़े। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाँ जी, ये एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। एज प्रोवाइडेड। दूसरा है कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कंबशन मतलब कंबशन, जब कभी भी कंबशन होता है तो इसमें हीट निकलती, इवॉल्व होती। जैसे हमारे पास मीथेन, अगर मैं इसका कंबशन करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी निकलती है। तो ये कंबशन मतलब ये डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक नहीं है। अगला है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। हाँ जी, लेड नाइट्रेट हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बेटा एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन ओपन
टर्न्स ग्रे, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड अगर ओपन में रखा जाए तो ग्रे में बदल जाता है। केमिकल इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, इसे हमने सनलाइट में रखा। ठीक है, तो बनता है Ag बनता है और साथ में Cl2 बनता है। क्या बनता है? Ag बनता है और साथ में Cl2 बनता है। तो ग्रे कलर क्यों बन रहा है भैया? ग्रे कलर इसलिए बन रहा है क्योंकि सिल्वर बन रहा है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं कि किस तरीके की रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या था, पहले X था और X ने रिप्लेस कर दिया किसको? Z को। X ने Z की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है, तो X आया और उसने Z को हटा दिया। तो ये किस तरीके का रिएक्शन हो गया? ये बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। कैसा रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे X ने किसको डिस्प्लेस किया? Y को डिस्प्लेस किया हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइप का है। अब ये दूसरे वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे XY था प्लस Z, तो यहाँ पे Z ने किसको डिस्प्लेस किया? Z ने डिस्प्लेस किया Y को डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन था। कैसा रिएक्शन है? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ था कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ये यहाँ पे जो रिएक्शन शो कर रखे हैं ये किस तरीके के रिएक्शन है। तो ये दोनों के दोनों बेटे डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि एक सब्सटेंस आ रहा है, वो दूसरे सब्सटेंस को, दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, और आई थिंक इसमें क्वेश्चंस हो चुके हैं ओवर, इतना ही था इसमें। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालवा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।